अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, एक ना मैंने बुक में चैप्टर डाला हुआ है, किसी दौर में मैंने उसका नाम मिसलेनियस रखा हुआ था, तो फिर मैंने उसका नाम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कर दिया था। मकसद इस चैप्टर का ये है कि बीएफडी के ऐसे सवाल जो बस मिक्सचर से सवाल हैं और वो किसी और टॉपिक में उस तरह से डायरेक्टली फिट नहीं होते, तो वो मैंने फिर इस चैप्टर में डाले हुए हैं। ये पुराने, मतलब नया ट्रेंड नहीं है इस तरह का, लेकिन इस दफा एक सवाल ऐसा आया जिसकी वजह से फिर मुझे ये चीज बतानी पड़ रही है, वरना ये कैफ में पढ़ा होता है और कैफ में सवाल किए होते हैं रेशियोज के, यानी FAR 1 में अगर आपने पिछले को 3-4 साल के अंदर ही किया हुआ है तो FAR 1 में रेशियो एनालिसिस का एक सवाल होता है 15 नंबर का, तो ये वहां टेस्टिंग है। ये इन्होंने BFD में टेस्टिंग कर ली, गैर इखलाकी हरकत है, कभी आज तक हुई नहीं थी, लेकिन कर ली, तो फिर मैं रीजन वाला सवाल डिस्कस कर लेता हूँ। चैप्टर मैंने बनाया हुआ है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के नाम से, नाम इसको मैंने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दिया हुआ है, लेकिन टेक्निकली मैंने बस ये मिसलेनियस बनाया हुआ है। यार ये ना मैंने, अच्छा इसमें मैंने ना 4 चीजें रखी हैं। एक डेट फाइनेंस के ऊपर मैंने इस पर डिस्कशन की हुई है, एक इक्विटी फाइनेंस पे डिस्कशन की हुई है, यानी राइट इशू वगैरह से रिलेटेड कैलकुलेशन, एक मैंने इसमें डिविडेंड से रिलेटेड कुछ थ्योरीज बताई हुई हैं, और एक मैंने इसमें ना वो रेशियो एनालिसिस छापा हुआ है। चूंकि सिलेबस का हिस्सा हुआ करता था तो मैं इस बुक में तो छापे हुए फार्मूले, लेकिन पढ़ाई इसलिए नहीं जाती है क्योंकि ये कैफ पे बच्चों ने अच्छी खासी इसकी प्रैक्टिस करके टेस्टिंग हुई होती है। तो अगर जून 24 में इस पे सवाल ना आया होता तो मैं इसको दोहराता भी नहीं, लेकिन अब सवाल आया है तो फिर एक रीकैप दे रहा हूं। पहले करवाता हूं ये, पहले ये करते हैं, फिर ये, फिर ये, फिर ये। यार ये चाहिए मुझे ध्यान। अच्छा जी, पहले इस पे करता हूं बात, रेशियो एनालिसिस पे। ये रेशियो एनालिसिस, ये FAR 1 कैफ लेवल पे टेस्ट होता है, 15 नंबर का सवाल आता ही आता है, और ये बच्चों ने कैफ में तैयार किया होता है, तो मैं आपको इसका एक रीकैप ही दे रहा हूं बस। रेशियो एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे एक कंपनी है A, एक कंपनी है B, और कंपेरेबल है, तब ये नहीं कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है और वो पान की दुकान है, कंपेरेबल है। इस कंपनी की सेल्स 500 मिलियन और इस कंपनी की सेल्स 420 मिलियन, कौन सी बेहतर है? कौन सी बेहतर? तो एब्सोल्यूट कंपैरिजन ना मीनिंगफुल नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे अगर, चलो अब तो थोड़ी इज्जत बढ़ गई इसलिए क्रिकेट की मिसाल ले लेते हैं, कि अगर किसी बॉलर की जो विकेट्स हैं, जैसे अभी वो नए नए हीरो बनने के निकले हैं साजिद खान और नुमान, अब अगर अभी से ही साजिद को, वैसे तो वो ऑफ स्पिनर है ना, हाँ, अगर उसको अभी से ही सकलैन मुश्ताक से कंपेयर शुरू कर दें
तो वो फेयर नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे मैचेस हैं, उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। या इसी तरह से अगर कोई नया बैट्समैन हिट होता, पता नहीं कब होगा, लेकिन कोई नया बैट्समैन हिट होता, और जो वैसे बाबर आजम के साथ किया भी इन्होंने, विराट कोहली से कंपेयर करना शुरू कर दिया, तो वो कंपैरिजन एब्सोल्यूट टर्म्स में फेयर नहीं है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो कोई ना रिलेटिव कंपैरिजन करना पड़ता है कि फर्स्ट 50 मैचेस में ये क्या था और वो क्या था, या होम मैचेस के अंदर इसका स्ट्राइक रेट क्या है, इसका स्ट्राइक रेट क्या है, तो कोई रिलेटिव कंपैरिजन। तो इसमें ना 500 और 420 अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये एब्सोल्यूट कंपैरिजन मतलब होता है फिगर्स का कंपैरिजन, ये फेयर नहीं है। या इसी तरह से अगर जीपी इसने कमाया 100 मिलियन और इसने कमाया 80 मिलियन, तो ये 100 और 80 भी इतना फेयर कंपैरिजन नहीं है। ज्यादा बेहतर होगा दिस डिवाइडेड बाय दिस। कैलकुलेटर की जरूरत है? अच्छा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये तो चलो खैर है, को 25 के आसपास आ जाएगा, है 19%। अच्छा, सो 25, 80 और 100 इतना कंपेरेबल नहीं है जितना 25 और 20 है। अब इनकी परफॉर्मेंस कंपेयर हो सकती है कि ये अपनी सेल्स से कंपेयर करके 25% प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो सिर्फ 20 कमा रहा है। अब कंपेरेबल है और ये बेहतर है, वरना 80 और 100 कंपेरेबल लगता था, वो बेहतर है, लेकिन असल में ये बेहतर है। तो ये होती है रेशियो एनालिसिस। इसी तरह एक कंपनी के करंट एसेट्स 120 मिलियन है और इसकी करंट लायबिलिटीज हैं 80 मिलियन, और इस कंपनी के करंट एसेट्स हैं 60 और इसकी करंट लायबिलिटीज हैं 20। बज़ाहिर इसके पास बहुत पैसे हैं, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, डेटर, कैश, इससे डबल पैसे हैं, लेकिन बिजनेस के पास कैश क्यों होता है? वो इन्वेस्ट कर दे कहीं और, कैश क्यों रखा होता है उन्होंने? शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए ना। इसी तरह डेटर से अगर पैसे नहीं मिले होते तो कोई बात नहीं, हमने क्रेडिटर को भी रखाया होता है, उधर डेटर से पैसे मिलेंगे, उधर क्रेडिटर को पैसे दे देंगे। इन्वेंट्री अपने पास रखी होती है, क्योंकि अगर अभी के अभी बेचनी पड़ जाए तो इन्वेंट्री हमारे पास तो पड़ी हो। तो करंट एसेट्स का होना अच्छी बात है, उससे बिजनेस ने अपनी शॉर्ट टर्म जरूरतें पूरी करनी होती हैं। तो इनके पास करंट एसेट्स इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन 120 और 60 कंपेरेबल नहीं है। ये इसका कितने गुना है? परसेंटेज नहीं, 1.2 टाइम्स है ये। दिस डिवाइड बाय दिस, परसेंटेज नहीं, दिस डिवाइड बाय दिस 1.2। इसको कहेंगे कि इसके करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के 1.2 टाइम्स है। ये डिवाइडेड बाय ये करें 3, इसके करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के 3 टाइम्स है। ज्यादा सेफ कौन है? ये कि लायबिलिटीज पैसे मांगने आएंगी तो उनके पास पैसे हैं उनको सेटल करने के लिए, ये मुश्किल में आ जाएगा, तो इसको कहते हैं करंट रेशो। तो इस तरह से ना बिजनेस ने अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट किसी से कंपेयर करने के लिए या अपने ही पास से कंपेयर करने के लिए, बल्कि बिजनेस नहीं, बुजुर्गों ने, फाइनेंस के बुजुर्गों ने ओवर द पीरियड कुछ रेशियोज बनाई हुई हैं इनकम स्टेटमेंट के कंपैरिजन के लिए। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में होती है बिजनेस की परफॉर्मेंस और बैलेंस शीट में होती है बिजनेस की पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर परफॉर्मेंस है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट एंड ऑफ ईयर। तो एसओएफपी में होती है पोजीशन, इनकम स्टेटमेंट शो कर रही होती है परफॉर्मेंस। तो बिजनेसेस का एक दूसरे से कंपैरिजन के लिए और पास्ट से कंपैरिजन के लिए बुजुर्गों ने बनाई हुई है रेशियोज। अब ये मुख्तलिफ एरियाज को कंपेयर करती हैं, फार्मूले सीधे सीधे लिखे हुए हैं और आसान से फार्मूले, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने के लिए एक जीपी रेशियो होती है। एक होती है जीपी रेशियो, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स। क्या यार, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स। ज्यादा हो तो अच्छा है, कम हो तो अच्छा है किसी कंपनी की, ज्यादा हो तो अच्छा है। फिर एक होती है नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पीबीआईटी ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं इक्विटी डेट दोनों को मिला के, और पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये मैं आपने बचपन में पढ़े हुए हैं और होंगे कहीं ना कहीं मेमोरी में, मैं इनको गुजारता जाता हूं। सामने से किसी फार्मूले का पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। जीपी रेशियो में कोई पूछना है, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पीबीआईटी ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। ये एवरेज वाली बात बताता हूं अभी। क्या डेट, डेट लॉन्ग टर्म को कहते हैं, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए डेट लॉन्ग टर्म को कहते हैं। ये जो शॉर्ट टर्म होता है ना, वो वर्किंग कैपिटल का हिस्सा होता है। तो डेट में लॉन्ग टर्म डेट होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट यानी पैट ओवर इक्विटी। अच्छा, मैंने लिखा नहीं हुआ, लेकिन एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो, जीपी ओवर सेल्स। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होती होगी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर सेल्स। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पीबीआईटी को कहते हैं। ये होती हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। कुछ होती हैं इन्वेस्टर्स की रेशियोज, यानी जो स्टॉक मार्केट में बैठे हुए लोग होते हैं, उनको ईपीएस, पीई रेशियो, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड कवर, डिविडेंड यील्ड, अर्निंग यील्ड, इनसे कंसर्न होता है।
ये जरा एक एक करके देख लें। अर्निंग पर शेयर, पैट ओवर नंबर ऑफ शेयर्स, पीई रेशो, ये तो वैल्यूएशन में भी बता दोगे यार, इसको तो हैरानी से ना देखें। पीई रेशो, प्राइस ओवर अर्निंग रेशो, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड कवर के बिजनेस जितना प्रॉफिट कमाता है और जो डिविडेंड देता है, डिविडेंड प्रॉफिट से ज्यादा तो नहीं बांट रहा कहीं, अगर ज्यादा बांट रहा है तो क्या होगा, रिटेन अर्निंग खाई जाएंगी। तो प्रॉफिट ज्यादा कमाता है, डिविडेंड कम बांटता है, इसका मतलब है तसल्ली से आइंदा भी डिविडेंड बांट सकेगा। और एक होती है अर्निंग यील्ड और एक होती है डिविडेंड यील्ड, ये मैंने आपको वैल्यूएशन में जिक्र किया है, फार्मूले देख लें। लिक्विडिटी रेशियोज में दो आती हैं, एक करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो। करंट रेशियो है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की, और क्विक रेशियो में करंट एसेट्स में से अगर स्टॉक निकाल दें और बाकी करंट एसेट्स ले लें तो वो क्विक रेशियो होती है। यानी क्विक रेशियो और करंट रेशियो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का कंपैरिजन है। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से ज्यादा होने चाहिए, कम, ज्यादा। क्यों? क्योंकि करंट लायबिलिटीज वो हैं जो एक साल के अंदर अंदर हमसे पैसे मांगने आएंगे, और करंट एसेट्स वो हैं जो एक साल के अंदर अंदर हमारे पास पैसों की शक्ल में मौजूद होंगे, तो दे देंगे उनको पैसे। तो ज्यादा हो तो अच्छी बात है, बिल्कुल थोड़ी सी ज्यादा या ज्यादा या अन्य वहां ज्यादा। यानी हमने क्रेडिटर ने हमसे 100 रुपए लेने आना है, पता नहीं आई ना जाए, तो इस चीज के डर से जेब में 1 करोड़ रुपए रख के बैठ रहे हैं। नहीं, ये बेवकूफी है। 200 रुपए रख लें, 300 रुपए रख लें, बाकी कराएं, प्लांट में इन्वेस्ट करें कहीं। तो करंट रेशो 2 बहुत होती है, यानी करंट एसेट्स डबल बहुत है। उससे ज्यादा होना हमने फजूल में पैसे फंसाए हुए हैं, और उससे कम होना रिस्की है। तो क्विक रेशो और करंट रेशो, ये फार्मूले सामने आपके, इनको लिक्विडिटी रेशियोज कहते हैं। एक इनको वर्किंग कैपिटल रेशियोज कहते हैं, ये डेटर, क्रेडिटर और स्टॉक की रेशियोज होती हैं। टर्नओवर रेशियोज और पीरियड, ये 2 चीजें होती हैं। यानी इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब है साल में इन्वेंट्री कितनी दफा बिकी, और इन्वेंट्री पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कि एक दफा बिकने में कितना टाइम लगा। डेटर टर्नओवर, साल में कितनी दफा पैसे दिए। डेटर कलेक्शन पीरियड, कितनी देर लगाई पैसे देने में। क्रेडिटर्स टर्नओवर, साल में कितनी दफा हमने क्रेडिटर्स को पे किया। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, कितने दिन में पे किया। ये 6 चीजें हैं, ये 6 फार्मूले आपके सामने से गुजारता हूं। टर्नओवर का ये फार्मूला है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। पीरियड का ये फार्मूला है। इसी तरह के फार्मूले डेटर और क्रेडिटर के लिए भी हैं। इनको वर्किंग कैपिटल रेशियोज, ज्यादा मशहूर नाम वर्किंग कैपिटल रेशियोज है। और ये एसेट टर्नओवर, ये मुझे कहीं और जगह नहीं मिली तो मैंने यहीं डाल दिया। इसमें सिर्फ ये बताया जा रहा होता है कि बिजनेस अपने एसेट्स को यूज करके कितना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। सेल्स ओवर एसेट्स, यानी एक छोटी सी दुकान है, उसकी सेल्स और एक 2 कनाल के ऊपर दुकान है, उनकी सेल्स अगर बराबर हैं तो दोनों सेम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। फिर छोटी दुकान वाला ज्यादा अच्छा कर रहा है क्योंकि वो अपने एसेट्स को ज्यादा अच्छा यूटिलाइज कर रहा है, तो ये एसेट्स टर्नओवर होती है। और ये वर्किंग कैपिटल साइकिल कहते हैं कि हम जब पैसा गुड्स खरीदने में लगाएंगे और गुड्स बेच कर जब पैसा वापस आ जाएगा, इसमें कितने दिन लगेंगे, इसको वर्किंग कैपिटल साइकिल कहते हैं। इन्वेंट्री पीरियड, डेटर्स पीरियड, क्रेडिटर्स पीरियड। जल्दी पैसे वापस आ जाए अच्छा, देर लगाए तो अच्छा, जल्दी वापस आ जाए, इसको वर्किंग कैपिटल साइकिल कहते हैं। और गियरिंग रेशियोज होती हैं 2, दोनों ही ठीक है। ये भी आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी देख चुके हैं, वैल्यूएशन में भी देख चुके होंगे। डेट ओवर टोटल कहना भी सही है, डेट ओवर इक्विटी कहना भी सही है। यानी एक बिजनेस में 400 मिलियन का डेट है और 600 मिलियन की इक्विटी है। गियरिंग रेशियो 40% कहना भी सही है और 67% कहना भी सही है। ज्यादा बेहतर ये, इन दोनों को गियरिंग रेशियो ही कहते हैं। डेट ओवर टोटल ज्यादा बेहतर है, डेट ओवर इक्विटी भी है लेकिन ज्यादा बेहतर डेट ओवर टोटल है। ये गियरिंग रेशियो या लिवरेज रेशियो कहलाती है। ये 2 फार्मूले स्क्रीन पे ये लिखे हैं। एक इंटरेस्ट कवर रेशियो होती है कि बिजनेस जितना कमा रहा है क्या उसमें से इजीली इंटरेस्ट दे देगा कि नहीं, तो पीबीआईटी ओवर इंटरेस्ट। अच्छा, एक तो हो गई है रेशियोज। फिर इसके अलावा एक पूरी ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट को कंपेयर करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका होता है पिछले साल से कंपेयर करने का। ग्रोथ, ये एक पूरी पिक्चर को कंपेयर करने का एक तरीका होता है। रेशियोज तो होगी ना इंडिविजुअल फंक्शंस, एक ग्रोथ चेक करना भी है। ग्रोथ चेक करने का मतलब ये है कि सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम, पीबीटी, टैक्स, पैट। 2024 में ये 500 है, ये 300 है, ये 200 है, ये 80 है, ये 20 है, कितना बना 160, ये 30 है, ये 130 है। 2023 में ये 450 थी, ये 280 थी,
170 था, ये 75 था, ये 18 था, 113, ये 25 था, 88। 2024 में ये चीजें कितनी ग्रो कर गई, कैसे निकालें? ये बेस है किधर, ये 24-23 से कितना ग्रो कर गया, कितना चेंज हो गया, तो कैसे निकालें? डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, इसको कह रहे हैं डिफरेंस डिवाइडेड बाय बेस, हम इसको बेस ले रहे हैं। और अगर आप डिफरेंस डिवाइडेड बाय बेस करने की बजाय एक और काम कर लें तो 2024 डिवाइडेड बाय 2023 -1, 500 बाय 450 -1 कितना बना? 11%। ये और ये जो ग्रोथ है ना, ये ज्यादा बेहतर होती है एसओसीआई के। बैलेंस शीट में ये इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि इनकम स्टेटमेंट हमारी परफॉर्मेंस बताती है, तो हम परफॉर्मेंस के बारे में ये ज्यादा बेहतर कह सकते हैं कि ये इतने % ग्रो कर गया। डेटर्स इतने % ग्रो कर गए, ये इतनी अच्छी कोई पिक्चर नहीं आती, तो ये मेनली इनकम स्टेटमेंट आइटम्स के लिए होती है। इसी तरह से बाकी सारी भी कैलकुलेट हो जाएंगी। तो रेशियोज अपनी जगह है और एक ओवरऑल बिगर पिक्चर के लिए ये ग्रोथ कैलकुलेशन भी होती है, मेनली इनकम स्टेटमेंट के लिए। हाँ जी, ग्रोथ वाली बात बस दबानी सुन ली। अच्छा, अब ये मैंने बुक खोली हुई है तो चलिए अभी दिखा देता हूं। ये ना आईकैप की बुक, आप जो जो टॉपिक पढ़ते जाएं, पिछली क्लास में बता रहा था, आईकैप के बुक को ना रीड जरूर करना चाहिए। जैसे अभी सामने खोला गया तो अभी देख लें, मैपिंग कर देता हूं। ये जो पहले 6 चैप्टर हैं और 8वां, पहला तो खैर वैसे ही बिजनेस के सलाम दुआ है। चैप्टर 2 से लेके 6 तक और 8 ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है। आईकैप की बुक में चैप्टर 2 से लेके 6 तक एंड 8 ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, मेरी बुक का चैप्टर 2। बिजनेस वैल्यूएशन और मर्जर्स, ये जो चैप्टर 13-14 है, ये वैल्यूएशन पढ़ाया हुआ है आपको। चैप्टर 13-14 वैल्यूएशन पढ़ाया हुआ है। 15, 16, 17, 18, 19 ये मैंने चैप्टर 7 रखा हुआ है, करेंसी वाला। 15, 16, 17, 18, 19 चैप्टर 20 ये वो इंटरेस्ट रेट वाला जो मेरी बुक में चैप्टर 8 है। जो मेरी बुक में 8 है। चैप्टर 10 ये पोर्टफोलियो जो मेरी बुक में चैप्टर 3 है शायद। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आईकैप की बुक से ऑलमोस्ट निकाल दिया हुआ है क्योंकि वो उसको एमएफए में डाल गए हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो मैंने चैप्टर 2 बनाया, चैप्टर 3 बनाया हुआ है, वो बीएफडी की बुक में नहीं है क्योंकि उन्होंने वहां से कट करके तो एमएफए की बुक में डाल दिया। तो अब ये जो बाकी रह गए ना, ये 7 और 11 और ये सब चीजें, ये मैंने चैप्टर 5 में डाली है। चलो ये चैप्टर 7 दिखाता हूं आपको। ये इन्होंने ना एक एमएफए एसपीएम टाइप चीज लिखी हुई है। ये बीएफडी में पढ़ाई जाती नहीं है, लेकिन ये जो सवाल आया लास्ट टाइम तो उसकी वजह से मुझे अब आपको ये एटलीस्ट नजरों से गुजार दूं। ये मैंने कहा होता है कि बुक सारी पढ़नी है, लेकिन जो नहीं जवान पढ़ते फिर नहीं पढ़ते। ये मैं चैप्टर आईकैप की बुक में 7 पे आया हूं। इसके अंदर ये सारी रेशियोज वगैरह बताई हैं। ये एक थ्योरेटिकल सी चीज है, ये एमएफए में है। अगर आप एमएफए भी करके आए हैं तो आपने पढ़ा होगा, अगर पुराने लोग हैं तो एमएफए में नहीं पढ़ा होगा। इसका आइडिया दे देता हूं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, अगर किसी बिजनेस ने सक्सेसफुल होना है मार्केट में
तो वो तभी सक्सेसफुल होगा जब वो बाकियों से डिफरेंट होगा। तो बाकियों से कैसे डिफरेंट करें? दीवारों पे काला रंग करा ले, क्या करें? मतलब कैसे बाकियों से डिफरेंट? उनको ये जानना पड़ेगा कि हमारी क्या ऐसी क्वालिटीज होंगी जो कस्टमर्स को अच्छी लगेंगी, हम उनमें बाकियों से डिफरेंट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई कुरियर कंपनी है, उसने अपनी पहचान बनानी है ऐसी कि कस्टमर्स कहें कि हाँ ये नंबर 1, तो क्या उनको ऐसी क्वालिटीज डालनी पड़ेंगी? टाइम पे डिलीवर करना पड़ेगा, और उनको ये एडवर्टाइज करना पड़ेगा कि चीजों की बिल्कुल हिफाजत के साथ, और उनको कुछ 2-4 सेंसिटिव चीजें भी डाल देनी पड़ेंगी कि हम केक भी पहुंचा देते हैं दूसरे मुल्क में, चॉकलेट तक नहीं उसकी हिलती। तो चीजों की क्वालिटी मेंटेन रहे, टाइम पे डिलीवर हो सके, ये एडवर्टाइज करेंगे तो लोग कहेंगे हाँ ये अच्छा बिजनेस है। इसी तरह से अगर कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मुख्तलिफ शहरों में बसें चलती हैं, तो टाइम कम लेते हैं, हो सकता है वो खाना ऐड कर लें जो बाकी कस्टमर कंपेटिटर ना करते हो, सीट्स की क्वालिटी बाकियों से बेहतर कर लें। ये चीजें कहलाती हैं सक्सेस फैक्टर्स। और हर चीज में तो बेहतर नहीं हो सकते, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत क्रिटिकल होंगे, उनको कहते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। जो मैंने मिसालें दी, इनफैक्ट वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स की मिसालें दी हैं। तो इसके ऊपर ना कोई 2 गोरे थे, पता नहीं गोरे थे कि काले थे, जॉनसन एंड स्कूल्स, इन्होंने एक थ्योरी दी थी 6 स्टेप्स की, 6 स्टेप अप्रोच टू यूजिंग CSF। इन्होंने कहा जी आप अपने सक्सेस फैक्टर्स में से जो क्रिटिकल हैं वो ढूंढें, फिर देखें कि आप अगर वो सक्सेस जो आपने ढूंढी है कि सेल प्राइस कम करनी है या टाइम पे कस्टमर्स को पहुंचाना है, पैसेंजर्स को, तो क्या करना पड़ेगा? अगर सेल प्राइस कम रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? आइडेंटिफाई व्हाट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव। सेल प्राइस कम रखनी है तो खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे। कस्टमर को जल्दी पहुंचाना है तो बस का इंजन तेज होना पड़ेगा। यानी जो आपने प्लान किया है कि ये फैक्टर हासिल कर लें तो अच्छा है, और उसके लिए चाहिए क्या? स्टेप 2। स्टेप 3 ये है कि अगर आप ये हासिल करना चाहते हैं तो इनके लिए कुछ क्वांटिफाइड टारगेट रखने पड़ेंगे। जैसे ये क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि इस्लामाबाद 3 घंटे 40 मिनट के अंदर पहुंचना ही पहुंचना है, फलाना प्रोडक्ट 25 रुपए के अंदर अंदर बनाना ही बनाना है। कोई टारगेट सेट करेंगे तो लोगों के साथ प्रोडक्शन ले सकेंगे। स्टेप 3 हो गया, हमने टारगेट सेट कर लिए। स्टेप 4, उस टारगेट को मीट करने के लिए कुछ और छोटे छोटे स्टेप्स रखने पड़ेंगे। टाइम पे फॉर्म जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा, फलाने डिपार्टमेंट से फलाने डिपार्टमेंट में मैसेज गया कि नहीं गया, कस्टमर्स की कंप्लेंट डील हो रही है कि नहीं हो रही, उन कस्टमर्स को सॉल्व करने, उन कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के लिए कितना रिस्पॉन्स ले रहे हैं हम, प्रोडक्शन की क्वालिटी की इंस्पेक्शन रोज हो रही है या 2 दिन बाद हो रही है। यानी वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। एक स्टूडेंट के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या हो सकते हैं? अब्बा ने अगर देखना हो तो, अब्बा ने जानना है कि बच्चा पास करेगा कि नहीं करेगा, तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या हो सकते हैं? क्लासेस अटेंड करता है कि नहीं करता, टेस्ट देता है कि नहीं देता, बुरी आदतों का क्या इंडेक्स चल रहा है, उठने सोने का क्या मार्जिन चल रहा है। ये उन्होंने कुछ इंडिकेटर्स बनाए होंगे। इसी तरह से सर्विस सेक्टर के अंदर बिजनेसेस अपने एम्प्लॉइज के KPIs बनाते हैं। KPI एक बड़ा मशहूर एब्रिविएशन है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, KPI। तो बिजनेस को अपने KPI सेट करने पड़ेंगे, और KPI सेट हो गए तो उनको मॉनिटर करना पड़ेगा और साथ साथ इंप्रूव करना पड़ेगा। ये इन दोनों ने ये 6 स्टेप अप्रोच दी थी। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये वो रेशियोज हैं जो आपको अभी तक बता रहा था, ये सारी रेशियोज के अंदर लिखी हुई। ग्रोथ आ गई, GP रेशो, लिक्विडिटी रेशो, ये सारी इस चैप्टर में और रेशियोज बताएंगे। करंट रेशो, क्विक रेशो, गियरिंग रेशो। तो ये चैप्टर अगर आप रीड कर लेंगे तो अच्छी बात है। जून 24 करता हूं डिस्कस, सामने खोला हुआ है, जून 24 बताता हूं। अगर आपके पास है तो वहां से पढ़ लें, बुक में तो नहीं है, मोबाइल में होगा, या चले सामने स्क्रीन पे चलाता जा रहा हूं, यहां पढ़ लें, स्क्रीन पे पढ़ना है। तो जून 24 में क्वेश्चन 2 था। हाँ जी, इतना पढ़ा था आगे तो। ट्रांसपोर्ट कंपनी है हम, और अभी तो छोटा मोटा बिजनेस है, कराची के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन हमने नए रूट्स डिसाइड करके नई बसें खरीद के। अच्छा, इसमें ना 2-3 कीवर्ड्स जरा देखिएगा। नवंबर 23 में इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक नवंबर 23 500 मिलियन की, कैश से खरीदी है, बोरो नहीं किया, कैश से खरीदी है। कैश से खरीदी है, नई इलेक्ट्रिक बसेस हैं 500 मिलियन की, और नवंबर 23 में खरीदी है। नए रूट्स हम हाईली पॉपुलेशन एरियाज में जाना चाह रहे हैं। यहां से यहां तक पढ़ा तो आगे चलो। ये इसकी ना 23 और 24 की ईयर एंडेड देखें, 31 मार्च, 23 नवंबर को बसें खरीदी है, मतलब ग्रोथ का काम नवंबर 23 में शुरू किया है।
तो ये मार्च 23 और मार्च 24 दो इनकम स्टेटमेंट्स आ गई और दो एसओएफपीज आ गई पूरी पूरी। रिक्वायर्ड पार्ट ए 10 नंबर, इवेल्युएट विद द हेल्प ऑफ सूटेबल कैलकुलेशंस, जो दिल करता है करें, परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। क्या करना है? पूरी इनकम स्टेटमेंट की जो जो रेशियोज लगा सकते हैं, पूरी बैलेंस शीट की जो जो रेशियोज लगा सकते हैं, और इनकम स्टेटमेंट की लगाएं तो ये भी काम जरूर कर लें। चलें ये देख लेंगे, वैल्यू टैली करते जाइएगा। ये मैं इनकम स्टेटमेंट बोलता हूं सामने, ये देख लें क्या किया हुआ, ग्रोथ निकाल ली, ठीक है। उसके बाद देखें ये इनकम स्टेटमेंट वाली सारी रेशियोज कैलकुलेट की हैं दोनों साल की, क्योंकि कंपेयर करके हमने बताना है, इवैल्यूएट करना है हमारी परफॉर्मेंस। तो पिछला साल दिया इसलिए है कि कंपेयर करें। तो ये 23-24 दोनों की फिगर्स को चेक करनी है तो देख लें, फार्मूले में नजर आ रही हैं। और ये एसएफपी देखना है तो ये देख लें। ये अगर सवाल सामने खोल लें तो ये फिगर्स ताकि आप टैली कर सकें, और किसी फिगर का पूछना है तो पूछ लें। मोबाइल पे सवाल खोल लें और सॉल्यूशन ये देख लें। पहले ये ग्रोथ वाली चीजें देख लें, इनमें कुछ पूछना है तो इनकम स्टेटमेंट की ग्रोथ निकाली है, ये रेशियो चेक कर लें, जो फिगर पूछनी है बता दें। जी ये देखते हैं, तो मैं नीचे करता हूँ स्क्रीन। चलें ये रेशियो देख लें। ये रेशियोज चेक करें तो मैं कमेंट्स पे आता हूं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्रोथ निकाली है ना, अब जब निकाली है तो उसको कमेंट भी करना है। सवाल में मैं की चीजें दोबारा बताता हूं आपको। ईयर एंड 24 मार्च है, नवंबर में हमने नई बसें खरीदी हैं और ग्रोथ की तरफ गए हैं, हम कैश से खरीदी हैं और बस 500 मिलियन की खरीदी है। चले जी ये देखें जी, सेल से शुरू करते हैं। जब हमने हर आइटम की ग्रोथ निकाल ही ली है तो हमें फिर ना हर एक पे कमेंट करना है। सेल्स 4.4 ग्रो की है सिर्फ, देख कमेंट करना है इस पे, सिर्फ 4% ग्रो की है। हाँ अभी सिर्फ 4-5 महीने गुजरे हैं, अभी 4-5 महीने गुजरे हैं, नए रूट्स बने हैं, अभी वहां पर इतनी सवारियां ही शायद नहीं हुई होंगी, लोगों ने अभी हमारी तरफ शिफ्ट होने में टाइम लेना है, तो इसलिए अभी 4 महीने ही गुजरे हैं, नए रूट्स आए हैं, इसलिए सेल्स इतनी ज्यादा नहीं बढ़ सकी। टाइम गुजरेगा तो सेल्स भी बढ़ जाएंगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स 8% बढ़ गई है, क्योंकि फ्यूल तो लग रहा है ना। हमने जब नए रूट्स डिसाइड किए हैं तो बसें तो चल रही हैं, अब सवारियां अगर अंडर यूटिलाइज रह रही हैं बसें, तो खर्चे तो बढ़ रहे हैं, फ्यूल तो लग रहा है, तो फ्यूल बढ़ा, मेनली फ्यूल बढ़ा होगा, उसकी और उसकी बसों की कॉस्ट बढ़ी होगी, मेंटेनेंस वगैरह, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि रेवेन्यू इतना नहीं बढ़ा, कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए जीपी बहुत कम हो गया। एडमिन एक्सपेंसेस तकरीबन सेम नहीं, कहां भाई 125-126 तो उतनी है, यानी एडमिन एक्सपेंसेस मेनली फिक्स्ड ही हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना गंदा क्यों हो गया? क्योंकि जब जीपी खराब हो गया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो खराब होना ही है। और इंटरेस्ट
क्योंकि हमने अपने पैसों से बस बाय किया है और बोरो नहीं किया, इसलिए इंटरेस्ट वही है। और ये जो जीपी का खराब होना है, ये नीचे तक सारे प्रॉफिट्स को अफेक्ट करेगा। और डिविडेंड ये सेम ही रहा है। ये इनके ग्रोथ के ऊपर कमेंट आ गए, और फिर जो रेशियोज निकाली थी उन रेशियोज के ऊपर भी 2-2 लाइनों के कमेंट बन जाएंगे, जितनी रेशियोज निकाली हैं। अच्छा, ये जो कमेंट्स होते हैं ना, ये कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं है। आप जो अंग्रेजी जस्टिफाई कर सकते हैं वो सब सही है। जिन्हें अगर आपकी बात नजर आ रही है यहाँ तो बिल्कुल ठीक है। मैं वही कह रहा हूं ना कि आप जो बात कर रहे हैं अगर वो उसमें जस्टिफाई होती है तो सही है। ये कंपैरिजन ओवरऑल, फिर ये जीपी का कम होना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कम होना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का कम होना, ये अब उन रेशियोज के ऊपर कमेंट किया हुआ है। ये अगर आप जल्दी से पढ़ के देख लें तो आपको जरा आइडिया हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक सैंपल है। आपको जो उस वक्त मुनासिब रीजन लग रहा है वो सारे सही होंगे एज लॉन्ग एज जस्टिफाइड है। ये मैंने भी सारी बातें आपको तकरीबन बता दी हैं। जी ये खामोशी इसलिए क्या पढ़ रहे ना। चलिए, ये जो इसका पार्ट बी और सी है ना, इस तरह की चीजें ना कहीं किताबों से मिलती हैं। ये मैंने आपसे कहा था, आल्दो कि बहुत गैर अखलाकी हरकत है 15 नंबर इस चीज पे डाल देना, 15 नंबर टू मच। लेकिन इस तरह की चीजें ये आप अगर उस वक्त स्टूडेंट बन के सोचेंगे तो कुछ दिमाग में नहीं आएगा। आप उस बिजनेस में उतर के सोचें, कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा। जैसे पार्ट बी पढ़ के देखें, ये पार्ट बी वाली चीजें कहीं किताबों में नहीं है। हाँ जी, ये 4 एरिया बताए हैं इन्होंने, और उन्होंने कहा है कि इन 4 एरियाज के केपीआई सजेस्ट करें। जैसे आखिरी वाला आसान है वो बताता हूं। अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि कस्टमर्स हमारे से राजी हैं, तो ये चेक करने के लिए हमारे केपीआई क्या क्या हो सकते हैं? कस्टमर फीडबैक, कंप्लेंट्स की हैंडलिंग, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, उनको सॉल्व करने में कितने दिन लगते हैं, ये कस्टमर खुश है तो पता चल जाएगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में हम क्या केपीआई रखें जो पता चले कि हाँ हम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए अच्छे चल रहे हैं। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, हाँ इसी सवाल में ही लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, ज्यादा इलेक्ट्रिक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस कितनी है हमारे पास, शिफ्ट कितना करें हैं, हमने उनकी मेंटेनेंस के लिए कितनी फैसिलिटीज बना ली हैं, नए रूट्स का डिसाइड करना, इंटरनल परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी, इसमें भी इलेक्ट्रिक बसेस आ जाएगी। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, रुपए पैसे की बात करें, कस्टमर का ताल्लुक, टर्नओवर मतलब कितनी बार कस्टमर दोबारा आया,
इस बिजनेस में तो उन्होंने दोबारा आना है वैसे, क्योंकि सारियां तो रेगुलर भी। हाँ बिल्कुल, कस्टमर टर्नओवर भी हो सकता है, ये देख लें। ये मैंने एक कस्टमर बोला था, चलो कस्टमर दिखा देता हूं पहले। कितने कस्टमर्स दोबारा आ रहे हैं, टर्नओवर, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। अभी मैंने जो बोला था कंप्लेंट सॉल्व करने में कितने दिन लग रहे हैं, तो ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। अल्टरनेटिव सब अगर सेंस बना रहे हैं तो बिल्कुल ठीक होंगे। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, गाड़ियां कितनी पुरानी हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितनी हैं, नए रूट्स कितने हम हर दफा ऐड करते जा रहे हैं, एफिशिएंसी, टाइम पर रूट कितना है, नंबर पर रूट कितने हैं, कितनी बसेस लेट हो रही हैं, कितनी बसेस कैंसिल हो रही हैं। ये किसी किताब में नहीं है ये चीजें। ये उस वक्त आप बिजनेस बन के सोचेंगे हाँ 15 नंबर बहुत ज्यादा है इस काम के लिए, उस 3 घंटे में दिमाग पे इतना जोर डालने के लिए 15 नंबर बहुत ज्यादा है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, यानी जो चीज हमारे प्रॉफिट को हिट करेगी, कॉस्ट पर पैसेंजर, कॉस्ट पर माइल, फ्यूल कॉस्ट पर माइल। मतलब अगर हम आम इंडिविजुअल भी बन के सोचें कि मोटरसाइकिल हमें क्या क्या फिक्रें देगी, तो 1 किलोमीटर में कितने लीटर निकाल, 1 लीटर में कितने किलोमीटर निकाल लेती है, 1 किलोमीटर कितना पड़ता है, सर्विस कितने की पड़ती है, तो ये चीजें लिखी। ये हो गया पार्ट बी 6 नंबर। पार्ट सी, ये भी कहीं किताब में नहीं मिलेगा आपको, ये भी बिजनेस बन के सोचना है। पहले तो इस सवाल से रिलेट करके उसने पूछा है कि बताएं लिक्विडिटी प्रॉब्लम क्यों आई इस कंपनी को। सारा कैश ही तो खरीद लिया, और कैश होता है करंट एसेट्स, और उस करंट एसेट से उठा के हम बसें खरीद रहे हैं। हमें अक्लमंदी ये करनी चाहिए कि बसें खरीदने के लिए कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेना चाहिए। तो एक तो एक्सप्लेन दी कॉज आ गया। अब मशवरा दें क्या करें, सजेस्ट मेथड्स कि वो किस तरह से अपने इस मसले को दूर कर सकते हैं। रनिंग फाइनेंस अच्छा आंसर इसलिए नहीं होगा, नहीं किस लिए, शॉर्ट टर्म नीड्स पूरी करने के लिए हाँ ठीक है, लेकिन बसों के लिए कैश से उठा के बजाय लॉन्ग टर्म लेना ज्यादा बेहतर है। और लॉन्ग टर्म में डेट भी आ जाएगा, इक्विटी भी आ जाएगी। अगेन 9 नंबर्स टू मच। कॉजेज, इन्होंने सारे के सारे कैश से उठा दिए, उसकी वजह से करंट एसेट्स कम हो गए, लायबिलिटीज पूरी करने के लिए करंट एसेट्स कम है, फिर सेल्स इतनी नहीं बढ़ी, एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ गए, वो भी कैश खाया गया। ये हो गए कॉजेज। क्या करें, प्रॉफिट्स को बढ़ाएं, ओनर से पैसा ले आएं, लॉन्ग टर्म डेट ले लें। अब ये चीजें 9 नंबर्स टू मच। तो इस तरह के हादसात पेपर में हो जाएं तो उसका जवाब तो नहीं है मेरे पास। ये था जी जून 24, और रेशोज पे ये एक ही सवाल आया है जो कभी आता नहीं था, इसलिए पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि कैफ में टेस्टिंग होती है इसकी। ये बंद कर दे यार। डेट पे आते हैं। अच्छा, डेट पे ना, और अच्छा ये मैंने ना ये चूंकि जून 24 किया ना डिस्कस, तो ये लेक्चर मैंने चूंकि पिछले सेशन वाले लोगों से भी शेयर कराना है, तो 81 बस इतना ही। 82 बड़ी क्लास हो जाएगी, लेकिन ये मैंने पिछले लोगों से शेयर करना है 81 बस।